जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक लैंग्वेज की क्लासेज की, जिसका हिंदी की जो हमारी भाषा है उसके बारे में फुल चर्चा करेंगे डिटेल से। जो हमारी प्रतियोगी एग्जाम जो होते हैं उनमें जो हिंदी आती है उन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और आज से ही हम हिंदी को शुरुआत कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से समझेंगे। आज हम इसमें समझेंगे कि हिंदी में भाषा और व्याकरण क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी से पहले भी कौन सी भाषाएं थी, या फिर किस तरह से हिंदी निकल के आई और किस तरह से हिंदी का आज तक इतना विकास होता जा रहा है। संपूर्ण जानकारी पूरी बताएंगे, तो बने रहे हमारे साथ रेगुलर। आज हम जानेंगे हिंदी किस तरह से आई, उसका उद्भव कैसे हुआ, सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसी के बाद हम आगे एडवांस लेते जाएंगे, यानी कि हिंदी को बहुत ही एडवांस तक लेकर जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए किस तरह से हम आज की इस क्लास में क्या पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का सामान्य, यानी कि हिंदी भाषा व व्याकरण सामान्य परिचय, यानी कि भाषा व व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सामान्य परिचय क्या है उसके बारे में। तो देखिए, हिंदी शब्द यानी कि जो हिंदी शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति फारसी या फिर पारसी या ईरानी, ये तीनों एक ही चीज़ है। अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए पारसी या फारसी या ईरानी, तो इनमें से तीनों एक ही है। तो इस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई हिंदी शब्द की। हिंदी भाषा की नहीं, हिंदी शब्द के लिए बोल रहा हूँ। जो ये हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा या पारसी या ईरानी, ये तीनों एक ही है, इनसे इसकी उत्पत्ति हुई। अब देखिए हम किस तरह से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि वैदिक काल, ऋग्वेद, जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इस तरह के 4 वेद है। तो पहले वैदिक काल, फिर लौकिक संस्कृत, किस तरह से संस्कृत का उद्भव। पहले आपने देखा होगा कि गुरुकुल चलते थे जिसमें संस्कृत में उपदेश देते थे, संस्कृत में सुनते थे। इस तरह से संस्कृत में ज्ञान बढ़ाया जाता था। फिर किस तरह से संस्कृत लुप्त हो गई, लुप्त तो नहीं हुई लेकिन बहुत सारे कम पढ़ने लग गए। संस्कृत अभी भी है, लेकिन वो पहले के ज़माने वाली संस्कृत आज काम में नहीं आ रही है, क्योंकि उसकी जगह आजकल हिंदी प्रचुर मात्रा में विकसित हो गई है। अब देखिए हम बात करते हैं जैसे संस्कृत, तो संस्कृत में भी 2 है, एक तो है वैदिक संस्कृत, एक है लौकिक संस्कृत। अब ये दो क्या चीज़ है। वैदिक का मतलब जो वेदों से चली आ रही, जैसे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का जो समय है। ईस्वी पूर्व के बारे में हमने इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा कर रखी है। वहाँ पर देखिए कि किस तरह से ईस्वी पूर्व है। तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में थी वैदिक संस्कृत। कौन सी? वैदिक, जो वेदों में लिखी हुई थी, इस तरह से। फिर है लौकिक संस्कृत, जैसे आम बोलचाल की, जैसे कहानियों के माध्यम से जो भाषाएं होती है, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई। ये जो रामायण महाभारत लिखी गई है, यह है लौकिक संस्कृत में। किसमें? लौकिक संस्कृत में। और यह 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में इसका विकास हुआ, उद्भव हुआ, ये यहाँ तक चली। यह है संस्कृत, जिसके बारे में हमने बात की। 2 हिस्से थे इसके, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। फिर लौकिक संस्कृति आगे बढ़ती है। कौन सी? लौकिक संस्कृति, यानी कि संस्कृत कब से कब तक है? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। कौन सी? संस्कृत भाषा। उसके बाद आती है पाली भाषा। जैसे जैसे इसमें और भी शब्द जुड़ते गए और विकास होता गया, तो फिर एक भाषा आई, कौन सी? पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा। इसका विकास हुआ कब? 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब 1 ईस्वी का मतलब जो ईसा मसीह है उनके जन्म तक, यानी 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। यानी कि सभी भाषा का अगर हम लगभग काल देखें तो 500 साल इनके मध्य, यानी 500 सालों तक लगभग एक भाषा प्रचुर मात्रा में रही। अब देखिए 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व 1 ईस्वी, कौन सी ये भाषा है? पाली भाषा। अब देखिए इसके बाद पाली, जैसे पाली भाषा आ गई तो उसमें विकास हुआ किस तरह से, उसमें भी ग्रंथ लिखे गए पाली भाषा में। उसके बाद आई प्राकृत भाषा। आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा, तो अशोक में सबसे ज़्यादा अगर किसी भाषा का प्रयोग होता तो प्राकृत भाषा। अशोक के टाइम में सबसे प्रचुर मात्रा में अगर कोई भाषा थी तो वो थी अशोक, यानी प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा। अब ये इसका समय क्या है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व, यानी 500 ईस्वी, यानी ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी है। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अब इनको भी देखा अगर इनके मध्य, तो 500 सालों का अंतर है। कितने? यानी 500 साल तक एक भाषा लगभग चली, तो प्राकृत भाषा। अब इसके बाद है अपभ्रंश, यानी जिस तरह से प्राकृत भाषा चलती गई उसमें भी जो लिखने, जिसके बारे में अभिलेख लिखवाए, यानी बहुत सारी प्राकृत भाषा में हमारी को जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेख में। जैसे अशोक के बारे में पढ़ोगे तो आप प्राकृत भाषा का आपको कहीं ना कहीं उल्लेख मिल ही जाएगा। उसके बाद जो प्राकृत भाषा है, जैसे 500 ईस्वी पूर्व के, यानी 500 ईस्वी के बाद ये खत्म हो गई। कौन सी? प्राकृत। अब 500 ईस्वी बाद अपभ्रंश भाषा आ गई। कौन सी? अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा थी, उसका एक हिस्सा था कौन सा? शोरसेनी अपभ्रंश। इसी से निकल के आई है फिर शोरसेनी अपभ्रंश। और ये रही 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक, यानी 500 ईस्वी से 100 ईस्वी तक ये चल पाई। फिर क्या होता है देखिए,
100 नहीं, यहाँ पर 1000 है। कितना? क्योंकि 500 का अंतर रहेगा, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, कब तक? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक कौन सी भाषा रही? शोरसेनी अपभ्रंश। इसके बाद शोरसेनी अपभ्रंश से ही निकलकर हमारी जो हम आज यूज कर रहे हैं वो भाषा है कौन सी? हिंदी भाषा। यानी कि हिंदी भाषा का प्रोसेस इतना लंबा है कि इससे पहले शोरसेनी थी, शोरसेनी से अपभ्रंश, अपभ्रंश से पहले प्राकृत थी, प्राकृत से पहले पाली, पाली से प्राकृत यानी पहले संस्कृत थी। इस तरह से ये निकल कर रही कौन सी? हिंदी भाषा, जो कि 1000 ईस्वी से अब तक, वर्तमान तक, आज तक, वर्तमान के समय तक कौन सी चल रही है? हिंदी। इसमें नए नए शब्द भी जुड़ते हैं और इन भाषाओं का शब्दों का जो प्रयोग है इनमें किया गया। जैसे संस्कृत के शब्द भी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे, पाली की मिल जाएंगे, प्राकृत की मिल जाएंगे, यहाँ तक कि उर्दू भाषा के शब्द भी आपको कहाँ पर? हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से भाषा का विकास होता गया और कौन सी भाषा आ गई? हिंदी। अगर हम कहें कि भाषाओं की जननी कौन है, मूल भाषा कौन सी है, तो वो है हमारी संस्कृत। और अगर पूछे कि हिंदी भाषा किससे निकल कर रही है, तो शोरसेनी। और अगर शोरसेनी ऑप्शन में नहीं हो तो प्राकृत होगी, प्राकृत नहीं हो तो पाली होगी, और पाली भी नहीं हो तो हमारी संस्कृत। मूल जो भाषा है, मूल जो मूल जड़ होती है वो कौन है? जैसे किसी एक पेड़ है, उसकी मूल जड़ है। जैसे मान लो एक पेड़ है, इसकी मूल जड़ें मजबूत हैं तब जाके पेड़ मजबूत बना। उसी तरीके से हमारी संस्कृत जो मूल जननी है, मूल भाषा है, अगर भाषाओं की जननी कहा जाए तो वो कौन है? संस्कृत। क्योंकि इनसे ही बाद में अलग अलग हिस्से होते गए और अलग अलग भाषाओं का निर्माण होता गया और फिर हमारी हिंदी आ गई। अब देखिए क्या है मेन चीज़, हिंदी का अगर मानक समय आपसे पूछे, हिंदी का मानक समय पूछे तो 1100 ईस्वी बताना है। कितना बताना है? 1100 ईस्वी। अब जो हमने बात की थी एक पाली भाषा की, किसकी? पाली भाषा की। इसमें बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानकारी मिली, यानी कि पाली भाषा है वो बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। ये पाली भाषा रही इसके बारे में। और जो प्राकृत भाषा है वो जैन ग्रंथ, यानी जैन ग्रंथों में सबसे ज़्यादा प्राकृत भाषा देखने को मिलती है। तो इस तरह से देखो कि किस तरह से हमने हिंदी भाषा का मानक समय पता किया कि 1100 ईस्वी है। फिर बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, फिर बौद्ध ग्रंथ तो है पाली में और प्राकृत में कौन से हैं? जैन धर्म। इस तरह से ये भाषाएं थी जो हिंदी निकल के आई। ऐसे जैसे हिंदी का उद्भव होता गया और इसमें चर्चा की कि किस तरह से भाषा विकसित होती गई। अब देखो हमने बात कर ली कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कि किस तरह से शोरसेन अपभ्रंश किस तरह से बन के आई संस्कृत, पाली, प्राकृत, इनके बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं हम भाषा क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा ही क्या है। अब हिंदी भाषा के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले भाषा क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या आखिरकार ये भाषा क्या है, भाषा शब्द कैसे बना है, भाषा होती क्या है और किस तरह से इसके तत्व प्रकार है, कौन कौन से इसके कौशल है, अभिव्यक्ति के कौन कौन से तरीके हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए भाषा क्या है। भाषा, देखिए भाषा के बारे में बात करें तो भाष धातु एक संस्कृत, यानी कि संस्कृत की भाष धातु जिससे ये शब्द बना है भाषा। किससे बना है? भाषा। अब ये भाष धातु का अर्थ होता है प्रकट करना। अब क्या प्रकट करना? भाव प्रकट करना, विचार प्रकट करना, ही क्या कहलाता है? भाषा। यानी कि हमारे जो विचार हैं उनको प्रकट करने का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? भाषा। भाषा भाष धातु के यानी भाष धातु से शब्द बना है, संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, भाव या विचार, यानी कि भाव या विचारों को प्रकट करना। उसका जो माध्यम होता है वो क्या होता है? भाषा होता है। अब देखिए भाषा के माध्यम कौन कौन से, यानी कि भाषा के माध्यम कितने होते हैं? तो वो होते हैं 3। कौन होते हैं? 3 होते हैं। अब देखो 3 कौन कौन से होते हैं? 3 जिसे बोलना, लिखना और संकेत। हम बोल सकते हैं, बोल यानी कि ध्वनि के माध्यम से भी हम भाषा को संकेत यानी भाषा को फैला सकते हैं। यानी भाषा बोलने को जैसे माध्यम है, भाषा को समझाने का माध्यम कौन कौन सा? मेन तो ये, जैसे ये कोई भाषा है उसको समझाना है दूसरे की तरफ, या तो बोल के समझा सकता हूँ, या फिर लिख के बता सकता हूँ, या फिर कोई संकेत दे सकता हूँ। जैसे ऐसे बहुत सारे संकेत देते हैं कि वो उधर जाना, 2 ताली बजाना, इस तरह के बहुत सारे संकेत हैं। तो इनमें देखो 3 है, एक तो है बोलना, लिखना और संकेत। अब इनमें ध्यान रखना है कि भाषा के माध्यम कितने हैं? 3 है, बोलना, लिखना, संकेत। अब इसमें यह पूछ लिया जाता है कि सरल कौन सा है, कठिन कौन सा है। तो बोलना है ये सबसे सरल है, क्या है? सरल है। लिखना सरल भी है, कठिन भी है, लेकिन संकेत है वो क्या है? कठिन है। अब कठिन क्यों है? जैसे कई बार जा रहे हैं, जैसे दोस्त हैं तो उसको बता रखा है कि वे 2 बार ताली बजानी है तो बाहर आ जाना खेलने के लिए, तो 2 बार ताली बजाई तो वो बाहर आ गया। उसी तरीके से अलग को संकेत दे रखा है कि 2 बार ताली बजानी है, तो पूरा जो जैसे मान लो किसी को समझा रखा है कि 2 बार ताली बजाने से आपको ये कार्य करना है, तो इसमें क्या संकेत अलग अलग है, समझ में नहीं आता। अभी ऐसे कर रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा कि किसके बारे में संकेत दे रहे हो, तो ये क्या संकेत कठिन होते हैं। उसके बाद देखिए भाषा के कौशल, यानी कि भाषा के कौशल कितने होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि भाषा के कौशल कितने होते हैं, वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। अब 4 कौन कौन से हैं इसके बारे में देखिए।
सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। लेकिन इसका सही क्रम क्या है? वो है, यहाँ से आप ध्यान रखते हो, LSRW क्या है? एक तो LSRW या फिर सुबोपली, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। ये क्या है? रीडिंग और राइटिंग, यानी कि सुनना, लिसनिंग, स्पीकिंग बोलना, और रीडिंग पढ़ना, और राइटिंग से लिखना। ये तो है मेन जो हमारा क्रम हम ध्यान रखते हैं भाषा के कौशल में। 4 क्रम है कि लिखना, पढ़, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसका क्रम हो गया। सुबोपली याद रखो। वैसे तो कौशल तो 4 है कि सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, ये तो है, लेकिन क्रम से अगर आप ध्यान रखो तो LSRW रखो या फिर सुबोपली याद रख लो कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब ये तो हमारे हिसाब से हो गया। अब देखो नोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्या है कि मारिया मोंटेसरी, इसके अनुसार, यानी मारिया मोंटेसरी का क्रम क्या है? इन्होंने अलग क्रम दे रखा। वो क्या दे रखा है कि यहाँ तक तो सेम ही है, सुबोपली। अब इसमें तो आता है पढ़ना पहले आता है और लिखना बाद में आता है, लेकिन मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्या है? सुनना, बोलना, फिर पढ़ना नहीं है, पहले क्या है? लिखना है। पहले लिखना है, उसके बाद में है पढ़ना। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए नोट में लिख रखा है कि मारिया मोंटेसरी का क्रम क्या है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। उसी तरीके से सुबोपली, ये भी याद रखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सभी के अनुसार तो ये है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्या है, तो ये है। फिर इसको याद रखना है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इस तरीके से भाषा के बारे में हमने चर्चा की कि किस तरह से भा संस्कृत धातु से बने प्रकट करना हो गया इसका अर्थ, और माध्यम कितने हो गए? 3, और कौशल कितने हो गए? 4। अब 3 कौन कौन से हैं माध्यम? कि जैसे बोलना, लिखना और संकेत। बोलना, लिखना, संकेत, और फिर इसमें सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इस तरीके से हमने भाषा के बारे में चर्चा की। अब देखते हैं कि हिंदी भाषा को संवैधानिक मान्यता, यानी संविधान में कहाँ पर किसका स्थान, यानी कि हिंदी भाषा का स्थान कैसा है और कहाँ पर मिला हुआ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि संविधान में हिंदी भाषा को क्या मान्यता मिली है, इसके बारे में। तो देखिए, वर्तमान समय में संविधान में 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है संविधान में। अनुसूची 8, इसमें अनुसूचियाँ हैं, 11 अनुसूचियाँ हैं, उनमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक हमारी हिंदी भाषा भी है। कौन सी है? हिंदी। यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से एक हमारी हिंदी भाषा है। इसको राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बहुत सारा अंतर होता है, ध्यान रखना, कहीं आप राष्ट्रभाषा न कर दे। राष्ट्रभाषा नहीं है ये, कौन सी है? राजभाषा है। अभी हमारे देश में कोई एक प्रमुख ऐसी भाषा नहीं है जिसको राष्ट्रभाषा घोषित की गई हो, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही बड़े पैमाने पर भी बोली जाती है और हिंदी को भी बहुत बड़े पैमाने पर बोलते हैं। तो क्या है कि राजभाषा घोषित कर रखी है। क्या? राजभाषा। अब संविधान की, अब राजभाषा में मतलब यानी कि ऐसा है कि जो संविधान है, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 में क्या है? राजभाषा का उल्लेख मिलता है, हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। अब राजभाषा का मतलब क्या होता है? अगर हम छोटे से बारे में थोड़ी सी जानकारी बताएं आपको राजभाषा में, उस वैसे तो अगले वीडियो में जो अगली क्लास आएगी उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उपबोली, बोली, इसके बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए, जो राजभाषा है जैसे राज्य के प्रशासनिक कार्यों में उपयोग होता है। जैसे कोई राजभाषा है, मान लो हिंदी को राजभाषा बना दी, तो जैसे राजस्थान राज्य की राजभाषा होगी क्या? हिंदी। तो जो उसके प्रशासनिक कार्य होंगे उसमें हिंदी भाषा का उपयोग किया जाएगा। जैसे मान लो कि दक्षिणी भारत में, जैसे मान लो केरल में इंग्लिश को राजभाषा बना दी, तो वहाँ के जो प्रशासनिक कार्य हैं उसमें जो भाषा उपयोग होगी वो कौन सी होगी? इंग्लिश भाषा होगी। इस तरह से राजभाषा का मतलब होता है। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और हम इसको कल एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें जो हिंदी भाषा व सामान्य व्याकरण है उसका पूरा क्लियर कर देंगे, पूरे टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। फिर हम वर्ण विचार की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारी हिंदी बहुत ही अच्छे लेवल तक चलती रहेगी। तो आई होप ये क्लास समझ में आई होगी। तो समझ में आई हो तो एक लाइक कर देना, और हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।